Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds Physics। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर का एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ये टॉपिक। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो जैसा कि आप जानते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ दो टाइप्स की होती है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। हमने इनडायरेक्ट मेथड की जो थ्री मेथड थी वो स्टडी करी थी। इसमें हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री मेथड, उसके बाद हमने देखा था रिफ्लेक्शन मेथड और लास्ट में हमने देखा था पैरेलैक्स मेथड। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया वो जाकर उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन मेथड, एस्टिमेशन मेथड, सॉरी रिफ्लेक्शन मेथड, ट्रिग्नोमेट्री मेथड एंड पैरेलैक्स मेथड। ये जो मेथड्स है ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ के मेथड में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टेड भी है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन मेथड, ट्रिग्नोमेट्री मेथड और पैरेलैक्स मेथड इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हमें देखना है कि एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो टाइनी पार्टिकल्स है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, मतलब न्यूक्लियस हो गया, किसी मॉलिक्यूल्स का एटम्स हो गया, तो इनकी जो साइज है आज हम बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स की या फिर इस प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या फिर आयरन के एटम की या फिर किसी और एलिमेंट के एटम की, उनके मॉलिक्यूल्स की साइज क्या है। आज हम सभी साइजेस जानते हैं, ओके। बट इसका ओरिजिन किसी ना किसी के मन में आया होगा कि हम मॉलिक्यूल्स के साइज को कैसे एस्टिमेट करें। तो जब किसी साइंटिस्ट के मन में ये विचार आया तो उन्होंने इसके ऊपर खोज शुरू करी और उसको खोज करने के बाद उन्होंने एक मेथड जो है वो अप्लाई करी और उसे हम कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी लेंथ कैसे मेजर करते हैं, ओके, जो बहुत इसेंशियल है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको पहले बताऊंगा कि इसकी स्टेप क्या है, क्योंकि इसको आप रट्टा मत मारो, इसको समझते हुए चलो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक मैथ की जो अपनी कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज होती है, दैट इज वॉल्यूम। तो सभी जानते हैं बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेटा एरिया इंटू हाइट, ठीक है। देखो साइज एस्टिमेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी एक प्रोसीजर है, राइट, इसकी एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ता है और उस प्रोसीजर को जब हम फॉलो करेंगे तब लास्ट में हमें किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी साइज पता चलेगी। साइज मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स तो सर्कुलर या फिर स्फेरिकल शेप में होते हैं, उनका जो डायमीटर है उसे भी हम क्या कहते हैं बेटा, लेंथ कहते हैं। यूजुअली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यूजुअली हम किसी पार्टिकल का जो मॉलिक्यूल है उसका जो डायमीटर है या फिर उसके जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उनका जो डायमीटर है वो हम एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इस मेथड में समझ रहे हैं कि उनका डायमीटर आखिर कैसे फाइंड किया जाता है, ओके। तो देखो बहुत सिंपल है, एक सिंपल टॉपिक है अपना मैथ का, जो है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो यह इस केस में हमें दो चीजें पता होती है। पहली बात वॉल्यूम, कि हमने वो मॉलिक्यूल्स को कितना यूज किया, राइट, उसका वॉल्यूम कितना है। मान लो मैंने फॉर एग्जांपल मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स की साइज मेजर करनी है, तो मैं जानता हूं अगर मैंने एक ड्रॉप वाटर फॉर एग्जांपल किसी ग्लास के ऊपर मैंने उसको स्प्रे किया तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है ये मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ। दूसरी चीज क्या है, दूसरी है बेटा एरिया। हमें एरिया भी मालूम होता है कि ये जो एक ड्रॉप है, वाटर का ड्रॉप है, ग्लास के कितने एरिया पर वो फैला हुआ है। तो वॉल्यूम का सहारा लेकर और एरिया का सहारा लेकर हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। जो पार्टिकल्स है यानी कि जो टाइनी पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स जैसे, उनका जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो उनकी जो हाइट है वो हाइट क्या है बेटा, वो हाइट है डायमीटर, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अपने पास जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर इस मॉलिक्यूल्स को जो है स्प्रेड किया जाता है इस तरीके से। तो वो मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पे कुछ इस तरीके से लाई करते हैं, अलाइन होते हैं। तो अगर आपने ये हाइट फाइंड कर ली तो ये हाइट मतलब क्या, इस मॉलिक्यूल का डायमीटर, इस मॉलिक्यूल का डायमीटर, इस मॉलिक्यूल का डायमीटर, सभी मॉलिक्यूल्स का ये जो हाइट है ये क्या है बेटा, ये डायमीटर है। और यही डायमीटर होता है उनकी लेंथ और यही होता है उनके साइज।
नहीं पल्ले पड़ा, मैं फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक आपको नहीं समझेगा मैं आपको बार बार रिपीट कराऊंगा। ओके, बहुत सिंपल है। पहली स्टेप में नहीं समझा, रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो क्या होता है बेटा, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल्स की साइज मेजर करनी है तो उसकी एक मेथड है। वैसे तो ढेर सारी मेथड है, बट हमें कौन सी स्टडी करनी है ये देखो। तो मान लो अपने पास वाटर है, तो वाटर के भी मॉलिक्यूल्स है बेटा, या फिर कोई सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड फॉर्म का सॉल्यूशन है, तो उसके भी तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स रहे होंगे बेटा, राइट। तो होता क्या है बेटा, तो उनको अगर उसके मॉलिक्यूल्स को अगर उसकी साइज हमें मेजर करनी है तो उसको बेसिकली एक सरफेस के ऊपर स्प्रेड किया जाता है। उस सरफेस पर कितना कितने ये मॉलिक्यूल जो उस सरफेस के ऊपर है, तो ये तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने इतना इतना वॉल्यूम, सॉरी, हमने फॉर एग्जांपल एक्स एक्स परसेंट जो है या फिर एक्स वॉल्यूम हमने इस सरफेस के ऊपर स्प्रेड किया है। और दूसरी बात क्या है, ये जो वॉल्यूम यहाँ पर स्प्रेड हुआ है, ये एरिया तो हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इतना एरिया है, राइट। अगर नहीं समझे तो स्टेप बाय स्टेप आप लास्ट तक सभी चीजों को आराम से समझोगे बेटा, डोंट वरी, मैं आपको समझा कर ही रहूंगा। ओके, और ना सिर्फ समझाऊंगा, ये आपको बहुत, मतलब मैं आपको इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सभी डिटेल, हर एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो होता क्या है, एक सरफेस के ऊपर उस लिक्विड को ऐड करते हैं। वो लिक्विड कितना कितने सरफेस पे है वो हमें पता है, यहाँ तक फैला है या फिर यहाँ तक फैला है, तो ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो एरिया है, वो जो सरफेस है, वो कितना, उसका वॉल्यूम कितना है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर आती है दिक्कत हाइट फाइंड करना। तो जब ये एरिया वॉल्यूम को डिवाइड करेगा तब हमें ऑटोमेटिक हाइट मिलेगी, और जो एक्चुअल में हमें हाइट मिलेगी वो रहेगा एक मॉलिक्यूल का साइज। तो ये इसका बेसिक आइडिया है, बेसिक कंसेप्ट है। ओके, बट देखो दिक्कत क्या आती है, मान लो अपने पास ये है, अपने पास सरफेस, अभी जो आपके मन में आ रहा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखो मान लो ये है अपने पास सरफेस, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपने वो, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स, लिक्विड जो सॉल्यूशन है आपका, वो आपने उसको स्प्रेड किया। तो क्या इतने सरफेस पर एक ही मॉलिक्यूल, एक ही पार्टिकल या फिर एक ही मॉलिक्यूल आएगा क्या? नहीं, यहाँ पर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे बेटा, बहुत सारे, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक सरफेस के ऊपर लाई कर सकते हैं। एक ही मॉलिक्यूल लाई कर सकता है क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता ही नहीं है कितने हैं। आपने ये हाइट तो फाइंड कर ली एरिया का सहारा लेकर और वॉल्यूम का सहारा लेकर, बट आप ये नहीं जानते कि इस पर्टिकुलर सरफेस पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, पहले आपने, मतलब जो इस मेथड में किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इस मेथड में पहली बात, जो थिक सॉल्यूशन होता है उसको किया जाता है डाइल्यूट, मतलब उसको पतला किया जाता है, बहुत पतला किया जाता है। इतना पतला किया जाता है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स अलग अलग हो जाए और सेपरेट सेपरेट हो जाए, इतना उसको पतला किया जाता है। और फिर वॉल्यूम का और एरिया का कंसेप्ट का यूज करके हाइट फाइंड की जाती है, और जो हाइट है वो है अपना डायमीटर, और वो है उसकी एक्चुअल लेंथ। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको आराम से समझाऊंगा। बट मेरा पहला मोटो था कि मैं आपको जो है इसकी कंसेप्ट समझाऊं, इसमें होता क्या है ये समझाऊं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको करते कैसे हैं। इसको बहुत सिंपल तरीके से करते हैं बेटा। एक सरफेस पकड़ते हैं हम, उस सरफेस के ऊपर किस, जो हमें मॉलिक्यूल्स या फिर जो हमें जो मॉलिक्यूल्स का साइज एस्टिमेट करना है, उसके कुछ लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप्स उस सरफेस के ऊपर ऐड किए जाते हैं, और वॉल्यूम का कंसेप्ट अप्लाई करके हम उसकी साइज एस्टिमेट करते हैं। एनसीईआरटी में ऑलिक एसिड जो है उसका यूज करके ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साइज को एस्टिमेट किया गया है। तो ऑलिक एसिड को हम कैसे, ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल की जो साइज है हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद एक उसी के बेस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और फिर मैं आपको इसका जनरल आइडिया दूंगा कि इसको करते कैसे हैं। कि या फिर हमें हमेशा लिक्विड ही करना पड़ता है क्या, या हमें हमेशा सॉलिड ही करना पड़ता है क्या। ये जो आपके मन में अभी विचार आ रहे हैं बेटा, हर विचार को मैं आपको उसका जवाब दूंगा, बट आपको लास्ट तक बनना पड़ेगा। ओके, तो देखो एनसीईआरटी के बुक में या फिर जो हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस के बुक में एक एसिड रहता है। उस वो जो एसिड है वो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए इसेंशियल था, बहुत इसेंशियल था।
क्योंकि उसी का यूज करके वो थिक, उतना थिक नहीं होता, वो थिन होता है, उसको डाइल्यूट करना इजी होता है और उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनको सेपरेट करना भी इजी होता है। तो एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमने जो पहला एसिड पकड़ा वो था ऑलिक एसिड, ओलिक एसिड। ठीक है, अगर स्पेलिंग गलत है तो आई एम सॉरी है बेटा। ऑलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर ठीक है बराबर, ऑलिक एसिड, ये ऑलिक एसिड उन्होंने पकड़ा जो थोड़ा सा थिन होता है, उतना थिक नहीं होता। तो क्या करते हैं, पहले उसको डाइल्यूट करने की प्रोसीजर समझो, उसके बाद हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ऑलिक एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं, तो कैसे डाइल्यूट करते हैं, तो पहले बात आपको सीसी का मीनिंग समझना पड़ेगा। सीसी मतलब क्या बेटा, सीसी होता है सेंटीमीटर क्यूबिक या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, सीसी मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसको पहले समझो कि ऑलिक एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि ऑलिक एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अपन, अपने को कोई गड़बड़ नहीं है। पहले उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं, पतला कैसे करते हैं, ये समझो। और डाइल्यूट करना, पतला करना इसेंशियल क्यों है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉम्पैक्ट है, थिक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर सेपरेट नहीं करेंगे तो एक मॉलिक्यूल को सेपरेट करके उसकी साइज हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। जो हमें साइज मिलेगी वो तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स की मिलेगी, बट हमें यहाँ पर इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल्स की साइज चाहिए। तो हर एक पार्टिकल्स को हमें अलग करना है। मतलब मान लो अपने पास 100 फॉर एग्जांपल 100 बॉल्स है और हमें एक बॉल का मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, उस एक बॉल को सेपरेट करेंगे और उसका साइज मेजर करेंगे। 100 बॉल्स का साइज नहीं मेजर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें हमें सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के लिए उस सॉल्यूशन को हमें करना पड़ता है ब्रेक या फिर डाइल्यूट, या फिर आसान आसान भाषा में समझेंगे अपन, पतला करना पड़ता है। तो अपन ने क्या किया, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, या फिर इस मेथड में क्या करते हैं, पहले हम पकड़ते हैं बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऑलिक एसिड पकड़ते हैं। उसके अंदर हम 19 सेंटीमीटर क्यूब जो है अल्कोहल ऐड करते हैं। ये अपना ऑलिक एसिड है, ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड, ठीक है। और 19 सेंटीमीटर में 19 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें हम करते हैं बेटा ऐड अल्कोहल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब टोटल सॉल्यूशन। पहली स्टेप, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड पकड़ो, उसके अंदर 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ऐड करो और उसको स्टर करो। तो ये जो आपको सॉल्यूशन मिला, ये सॉल्यूशन कितना हुआ, ये सॉल्यूशन हुआ बेटा 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब अल्कोहल ने ऑलिक एसिड को और पतला कर दिया। ठीक है, अब सवाल ये है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितने, इसके साइज के कितना ऑलिक एसिड है, तो इसमें 1/20 ऑलिक एसिड है। ठीक है, तो इसके साइज में एक सिर्फ 20 में से एक जो है, 20 सेंटीमीटर क्यूब में से सिर्फ एक, मतलब 20 पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल किसका है बेटा, वो है ऑलिक एसिड का। तो इसके जो 20 पार्टिकल्स है, उसके 20 पार्टिकल में से 1 पार्टिकल किसका है बेटा, ऑलिक एसिड का। मतलब इसका जो टोटल वॉल्यूम है, वो टोटल वॉल्यूम में से 1/20 वॉल्यूम किसका है, ऑलिक एसिड का। अब क्या करते हैं, इस 20 मीटर जो सॉल्यूशन है, ये जो बना है अपने पास 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आप सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है सॉल्यूशन अपन लेते हैं। तो ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो सॉल्यूशन बना है, उसको पूरा यूज नहीं करते, उसमें से सिर्फ, इसमें से सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सॉल्यूशन अपन पकड़ते हैं। तो यहाँ पर अपन ने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन पकड़ा, उसके अंदर अपन ने फिर से 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल और ऐड कर दिया, अल्कोहल। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, ये जो नया सॉल्यूशन बना, ये कितना सॉल्यूशन बना, ये बना बेटा 20 सेंटीमीटर क्यूब। आराम से समझिए, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, रिलैक्स। देखो क्या किया अपन ने पहले ऑलिक एसिड लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें अपन ने 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ऐड किया, तो हमें टोटल कितना सॉल्यूशन मिला, हमें 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन मिला। अभी अपन ने ये सॉल्यूशन पकड़ा, क्योंकि हमें उसको और पतला करना है, उसके पार्टिकल्स को और सेपरेट करना है। तो इसको जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब में पकड़ा, ठीक है, और उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब अपन ने पकड़ा,
मतलब उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब अपन ने लिया और उसके अंदर फिर से 19 सेंटीमीटर क्यूब जो है अपन ने ऐड कर दिया। 19 सेंटीमीटर क्यूब जो अल्कोहल है उसमें अपन ने ऐड कर दिया। अब ये जो न्यू सॉल्यूशन बना है 20 सेंटीमीटर क्यूब का, ये जो न्यू सॉल्यूशन है इसमें कितना परसेंट ऑलिक एसिड है या फिर इसमें कितना ऑलिक एसिड है? पहले तो 1/20 था, अब इस 1/20 का और 1/20 मतलब टोटल कितना ऑलिक एसिड है अपने पास? 1/20, इसका 1/20 ऑलिक एसिड है, मतलब अपने पास टोटल इसके 20 सेंटीमीटर क्यूब में से कितना ऑलिक एसिड बना? वो बना बेटा अपने पास 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक, मतलब सॉरी क्यूब ऑलिक एसिड, मतलब 400 पार्टिकल में से एक पार्टिकल जो है वो है अपने ऑलिक एसिड का, हमने उसको इतना पतला कर दिया। तो उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं, डाइल्यूट करने की प्रोसीजर क्या है, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कुछ नहीं। फिर क्या करते हैं, एक ब्यूरेट लेते हैं, इस तरीके से एक ब्यूरेट रहती है बेटा अपने पेंसिल के टाइप की जैसी, इसमें कुछ नंबर्स भी वगैरह होते हैं इस तरीके से, ये ब्यूरेट होती है। ठीक है, मैं इसको जो है पेन से रंग देता हूँ। ठीक है, मान लो ये अपने पास ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट है, इसमें कुछ लिक्विड्स वगैरह भी रहता है, इसमें ऐसे नंबर भी रहते हैं जो हमें बताते हैं कि इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है या फिर इतना मिलीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसमें हम ये जो अपन ने न्यू सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इसका कुछ थोड़ा सा पार्टिकल्स अपन लेते हैं इस ब्यूरेट में, इसे हम ब्यूरेट कहते हैं। ठीक है, BURATE, इसमें वो सॉल्यूशन भरते हैं अपन इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भरते हैं और एक थोड़ी सी प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको बताऊंगा, आप इसको एक बार नोट करो, फिर मैं आपको ब्यूरेट में से, ब्यूरेट इस सॉल्यूशन को यूज करके अपन कैसे साइज एस्टिमेट करते हैं वो बताऊंगा। एक बार इसको अगर आपको नोट करना तो कर सकते हो। चलो, हो गया। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। मैं आखिर में फिर से एक बार आपको ये जो है रिपीट करके बताऊंगा। अभी मैं टॉपिक को भी इरेज करता और मुझे शायद ये भी इरेज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, ज्यादा आप स्ट्रेस मत लो। ठीक है, क्या किया हमने, ऑलिक एसिड पकड़ा, सिर्फ उसको डाइल्यूट किया और जो न्यू सॉल्यूशन बना उसको अपन ने किसमें ऐड किया, ब्यूरेट में ऐड किया। तो देखो होता क्या है, जब ये ब्यूरेट है, फॉर एग्जांपल अपने पास कहाँ गई वो ब्यूरेट, ब्यूरेट ब्यूरेट ब्यूरेट, इस पेन से लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस पेन से लिखते हैं अपन ब्यूरेट, ये रही अपनी ब्यूरेट, ब्यूरेट। ठीक है, इस पे कुछ नंबर्स वगैरह भी लिखे जाते हैं। इसमें अपने पास फॉर एग्जांपल लिक्विड है अपना, जो अपना सॉल्यूशन आया वो अपन ने क्या किया, इसमें भर दिया। इसके ऊपर कुछ ऐसे नंबर्स वगैरह भी रहते हैं ब्यूरेट पे, ध्यान रखना। यहाँ पे अपना लिक्विड है। ठीक है, ये कुछ लिक्विड है इस तरीके से इसके अंदर। ओके, और इसको क्या करते हैं बेटा, इसको अपन ऐड करते हैं वाटर में। तो मान लो अपने पास ये वाटर है, तो ये वाटर हो गया। अब क्या होगा, जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अब क्या होगा देखो, हाँ अब देखो, ये अपन ने सॉल्यूशन पकड़ा, जो फाइनल, जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला था उसको अपन ने कहाँ पे ऐड किया, उसको अपन ने ऐड किया ब्यूरेट में। अब ये ब्यूरेट क्या करेगी, इस ब्यूरेट में अभी वो लिक्विड है। ठीक है, अब वो लिक्विड क्या होगा, वो लिक्विड इस वाटर में हम ऐड करेंगे। बट दिक्कत क्या आई, जब उसको उस वाटर में ऐड किया गया, तब ऐड करने के बाद वो जो अपना सॉल्यूशन था वो वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हुआ। उनका जो एम था वो उस सॉल्यूशन को वाटर के सरफेस पर फ्लोट करने का था, बट वो फ्लोट हुआ नहीं, जितना होना चाहिए था उतना वो फ्लोट नहीं हुआ, वो वाटर के साथ मिक्स हो गया। तो यहाँ पर एरर्स आ गए। तो इस एरर को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस वाटर के सरफेस पर एक पाउडर छिड़की, जिस पाउडर की वजह से वाटर का सरफेस अलग हो गया। और जब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जब इस वाटर के सरफेस पर गिरेगा तब ये वाटर अलग रहेगा और अपना सॉल्यूशन अलग रहेगा। तो उस पाउडर का नाम था बेटा लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, पहले इस्तेमाल किए फिर विश्वास किए। लाइकोपोडियम पाउडर उन्होंने क्या किया, लाइकोपोडियम पाउडर को इस वाटर के बेस पर छिड़क दिया, स्प्रेड किया। अब लाइकोपोडियम पाउडर की वजह से वाटर अलग हो गया और ये ड्रॉप्स अलग हो गए। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर ये लिक्विड जो है वो पोर किया इस तरीके से। तो ये जो लिक्विड था बेटा, ये लिक्विड कुछ इस तरीके से उसके सरफेस पर ऐसे जम गया, मतलब उसके मॉलिक्यूल जो है वो जम गए। अब ये जो मॉलिक्यूल्स, पूरे मॉलिक्यूल्स थे, वो पूरे मॉलिक्यूल्स किसके थे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स थे अपने ऑलिक एसिड के।
ऑलिक एसिड, बट सर उसमें तो ये भी था, अल्कोहल भी था, तो यहाँ पे सिर्फ ऑलिक एसिड कैसे आ गया, अल्कोहल का आ गया, तो अल्कोहल हो गया इवेपोरेट, क्योंकि अल्कोहल की इवेपोरेशन की जो कैपेसिटी है वो ऑलिक एसिड से ज्यादा होती है। तो ये जो बचा है उस सरफेस पे, ये जो लिक्विड अभी ये फ्लोट हो रहा है, ये बचा हुआ लिक्विड क्या है, ये ऑलिक एसिड है, और अल्कोहल जो है वो हवा में इवेपोरेट हो गया। तो अभी देखो यहाँ पर एक ड्रॉप है, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। तो फिर आती है अपनी कंसेप्ट वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम है, एक ऑलिक एसिड का कितना वॉल्यूम है, तो यहाँ पर एक ऑलिक एसिड का जो वॉल्यूम है बेटा वो है 1/100, राइट, सॉरी 1/400, क्योंकि जो लास्ट में जो सॉल्यूशन बचा था उसमें कितना ऑलिक एसिड है, पूरे सॉल्यूशन में से सिर्फ 1/400 ऑलिक एसिड है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना वॉल्यूम आएगा एक का, वो आएगा बेटा 1/400, ठीक है, 1/400 आएगा, बट 1/400 ऑफ टोटल वॉल्यूम आएगा, क्योंकि वो टोटल वॉल्यूम है ना। Vt इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी V इज इक्वल टू आएगा 1/400, दैट इज V/400, टोटल वॉल्यूम में से 400 जो 1/400 जो वॉल्यूम है वो किसका है, वो अपने ऑलिक एसिड का है। बट ऑलिक एसिड का सिर्फ एक ही ड्रॉप है क्या, नहीं, ऑलिक एसिड के नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। तो ये जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा बेटा V इज इक्वल टू, यहीं पे लिखता हूं मैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा n v अपॉन में 400, क्योंकि एक का तो V/400 है ना। तो ऐसे अपने पास फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो सभी मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, n v/400। आई होप आपने इसको पकड़ लिया होगा, बहुत सिंपल है बेटा, कोई इसमें डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ जो ड्रॉप्स अपन ने ऐड किए एक सरफेस के ऊपर, उन सभी का जो वॉल्यूम आया वो कितना आया, n v/400, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आओ, v इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, बट ये जो वॉल्यूम है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स का है क्या, नहीं, ऐसे अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बेटा n इंटू वी अपॉन 100 इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो ये जो एरिया है, एरिया या इस केस में मल्टीप्लाई को है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड को, तो हमें हाइट क्या मिली, हाइट मिली हमें n इंटू वी अपॉन एरिया इंटू 400। उन्होंने नंबर ऑफ ड्रॉप्स को कैलकुलेट किया, उन्होंने उनको वॉल्यूम नोन था और उनको एरिया भी नोन था, तो जब उन्होंने इसको सॉल्व किया तो उनको जो हाइट मिली, ये एच है, हाँ ये एच है, तो उनको जो हाइट मिली वो मिली लगभग 10⁻⁻9 मीटर। तो ये जो 10⁻⁹ मीटर है ये साइज है, ये डायमीटर है, किसका डायमीटर है, ये डायमीटर है बेटा ऑलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल की। तो ऑलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल का जो डायमीटर आया वो कितना आया बेटा 10⁻⁹ मीटर, जो उसकी साइज थी। तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने ऑलिक एसिड के डायमीटर को मेजर किया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं जानता हूँ बेटा एक स्टेप में आपको नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ तक तो सभी को समझ में आ चुका है कि यहाँ पर लाइकोपोडियम पाउडर ऐड करिए, उसको सेपरेट किया। तो अभी हम ये सरफेस देख रहे हैं, ये सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपना ऑलिक एसिड है। बट ये जो ऑलिक एसिड है ये पूरा का पूरा ऑलिक एसिड है क्या, है, मैं हमने कंसीडर करा है कि जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो गया, अभी बचा क्या, अभी सिर्फ क्या बचा, अपने पास ऑलिक एसिड बचा। पर ये ऑलिक एसिड जो था वो टोटल वॉल्यूम में से 1/400 था। तो इसका टोटल एक ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, टोटल वॉल्यूम में से V/400, क्योंकि वो तो हम ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल तो 400 था, राइट। तो सॉरी, टोटल में से एक ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूल था बेटा 1/400, तो उसका वॉल्यूम क्या है बेटा 1/400 ऑफ टोटल वॉल्यूम, राइट। तो टोटल में से टोटल वॉल्यूम को अगर तुम 400 से डिवाइड करोगे तब तुम्हें एक ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का तुम्हें वॉल्यूम मिलेगा। बट ऐसे अपने पास कितने ड्रॉप्स है, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है बेटा, हमको नहीं पता कितने ड्रॉप्स थे, पहली बात हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि हमें ड्रॉप्स नहीं पता, तो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। तो ये हो गया बेटा n, ये हो गया एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो हो गया V/400, ऐसे n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है तो वो कितने हो गए बेटा n V/400।
तो अभी देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, बट वॉल्यूम भी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है, और उनको हमने 400 से डिवाइड भी करना है क्योंकि हम ऑलिक एसिड के वॉल्यूम के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो ए है एरिया है, इस केस में मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड को हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ इसको यहाँ न लिखते हुए मैंने यच को यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा साइड में कर दिया, ठीक है। तो एन वी अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय ए। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, वी मतलब क्या, वॉल्यूम, ए मतलब क्या, एरिया, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 400। तो जब उन्होंने इस केस को सॉल्व किया तब उनको जो वॉल्यूम मिला, वो जो वैल्यू मिली वो मिली बेटा 10 टू द पावर -9 मीटर, और वो जो हाइट होती है वही होता है उसका डायमीटर एक मॉलिक्यूल का। तो वो कितना आया, 10 टू द पावर -9 मीटर। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया बेटा, इस तरीके से उन्होंने ऑलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का जो साइज है वो एस्टिमेट किया, और इसी को कहते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बेटा, प्लीज इसे पॉज करके एक बार नोट कीजिए। चलो बेटा, अभी इसके बेस के ऊपर हमें क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन, द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इन रेंज ऑफ 10 टू द पावर -15 मीटर टू 10 टू द पावर -14 मीटर इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ अ पिन। तो पहली लाइन क्या कहती है ये समझो। पहली लाइन हमें ये कहती है, क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, वो लेक्चर मैंने अपलोड भी किया है, आप चाहो तो वो लेक्चर देख सकते हो। पहली लाइन हमें क्या कहती है, वो कहती है कि एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस की साइज है वो कौन सी रेंज में है, 10 टू द पावर -15 मीटर टू 10 टू द पावर -14 मीटर, ठीक है। इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ अ पिन। तो हमने उसको स्केल अप किया, मतलब बढ़ा दिया, ठीक है। कहाँ तक बढ़ा दिया, एक जो पेन होता है उसकी टिप तक, मतलब जो अपना छोटा सा पेन होता है, तो ये तो मतलब बड़ा पेन है, जो मार्कर है, तो एक पेन की टिप जैसा हमने एक न्यूक्लियस को कंसिडर किया। हालांकि एक पेन की टिप पर भी करोड़ों न्यूक्लियस बैठ सकते हैं, राइट, बट इस केस में हमने उसको कंसीडर किया कि एक पेन के एक न्यूक्लियस को हमने स्केल अप किया, मतलब कंसीडर किया, और कितना बड़ा कंसीडर किया कि वो जो है वो एक पेन के टिप के बराबर है। उसके बाद देखो, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम, assume that tip of pin to be in the range of 10 to the power -5 मीटर to 10 to the power -4 मीटर। तो लास्ट का कहता है कि वो जो अपना न्यूक्लियस आया बना होगा तो उसकी साइज क्या होगी, रफली हमें बताओ। और वो जो पिन की टिप है उसकी भी आपको साइज दी गई है, जो रेंज, जो कौन सी रेंज में है, 10 टू द पावर -5 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -4 मीटर तक है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं है हमें। क्वेश्चन क्या कहता है बेसिकली कि एक न्यूक्लियस है जिसकी साइज है 10 टू द पावर -15 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -14 मीटर, ज्यादा से ज्यादा उसकी साइज कितनी है, 10 टू द पावर -14 मीटर। उसके बाद उसको अपन ने स्केल अप किया, मतलब बढ़ा दिया। तो कितने तक बढ़ा दिया, हमने उसको एक पेन की टिप तक बढ़ा दिया, और उस पेन की टिप की साइज कितनी है, 10 टू द पावर -5 मीटर टू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो वो जो अभी न्यूक्लियस बना है उसकी साइज कितनी होगी ये हमें बताओ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले हमने उसको कितना, पहले हमें उसकी न्यूक्लियस की साइज दी गई है, कितनी दी गई है न्यूक्लियस की साइज, जनरली फर्स्टली वो है बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस n इज इक्वल टू अपन 10 टू द पावर -15 पकड़ेंगे, ठीक है, 10 टू द पावर -15 मीटर। अभी उसको अपन ने बड़ा किया, रफली स्केल अप किया, कहां तक रफली स्केल अप किया, एक पेन की टिप तरफ, तो उसको हम P बोलेंगे। तो उसकी साइज कितनी है, 10 टू द पावर -5 मीटर। तो ये सवाल ये है कि जनरली 10 टू द पावर -15 मीटर ऑटोमेटिक 10 टू द पावर -5 मीटर बने क्या, नहीं। उसको अगर आपको स्केल अप करना पड़ेगा तो इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो 10 टू द पावर -5 मीटर बनेंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास 3 है और आपको इसको 27 कंसीडर करना है, स्केल अप करना है, तो आप इसको 3 को 27 कैसे स्केल अप करेंगे, आप क्या करेंगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, 27। तो 3 जो पहले 3 थे अभी वो स्केल अप होके कितने बने हैं, 27। तो यहाँ पर अपन ने 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, 9 नंबर से। बट ये हमें पता है, बट इस केस में फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि हमने कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ तक स्केल अप किया।
तो वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो मान लो अभी अपन ने क्या किया, n को किसी x नंबर से मल्टीप्लाई किया और वो p बना। तो n की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर, और x हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻15 यहाँ पे मल्टीप्लाई को, वहां जाने के बाद डिवाइड को, x इज इक्वल टू आएगा 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻15। तो ये -15 नीचे प्लस है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 जो है बेस सेम है, एक ही बार लिखा जाता है, -5 + 10 सॉरी +15। तो -5 + 15 कितना होता है रे, वो होता है 10⁻10। तो 10⁻+10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक न्यूक्लियस पेन के टिप के जितना बना है। अभी हमें उसकी साइज पता करनी है। तो जनरली एटम की जो साइज होती है, न्यूक्लियस की जो साइज होती है, वो कितनी होती है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर। तो अभी तो वो किसके बराबर हो चुका है, अभी वो बराबर हो चुका है बेटा, किसके बराबर हो चुका है, वो पेन के टिप के तरफ, मतलब पेन के टिप के इतना बड़ा हो चुका है। और उसको हमने कितने से, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है, 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया है। तो उसका जो रफली साइज ऑफ एन एटम, तो उसका अभी जो एटम बना है, उस वो जो अभी हमें उस न्यूक्लियस की साइज नहीं पता है, बतानी है। अभी हमें वो जो न्यूक्लियस पहले 10⁻⁻15 का तक था, तब की साइज तो 10⁻⁻10 होती है, बट अभी 10⁻⁻10 साइज नहीं है, क्योंकि अभी न्यूक्लियस 10⁻⁻15 इतना नहीं रहा, वो 10⁻⁻5 इतना हो चुका है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 10⁻10 से न्यूक्लियस को मल्टीप्लाई करा, उसी केस में हमको उसके जनरल एटॉमिक साइज को 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे अपन, a मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। तो a की वैल्यू कितनी होती है जनरली, 10⁻−10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर। -10 + 10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -10 में से 10 गए, कितने बचे बेटा, 0। तो एटॉमिक की जो साइज है, मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू क्या आया, 10⁻0। तो y इज इक्वल टू 10⁻0 आया, इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा, 1 मीटर। ठीक है। तो जनरली वो जो एटम बना है, उसकी साइज कितनी बनी है बेटा, 1 मीटर बनी है। ये पॉसिबल नहीं है, ये रफली है, बट ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। 1 मीटर का कोई एटम थोड़ी ना होता है। अगर 1 मीटर का एटम रहा होता, तो मेरी बॉडी 1 मीटर, एक बॉडी का एक एटम अगर 1 मीटर का था, तो मैं तो इस यूनिवर्स से भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि मेरे अंदर करोड़ों एटम्स है, हर बॉडी में करोड़ों एटम्स है। तो बॉडी की साइज तो जो है कुछ भी हो सकती थी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो इसको अगर आपको पॉज करके नोट करना है तो कर सकते हो। चलो, हो गया बेटा। तो ये था अपना एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने पूरा कोशिश की आपको समझाने की, और आई होप मैं उसमें सक्सेसफुल भी रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। जिन बच्चों ने लास्ट तक लेक्चर अटेंड किया, सभी का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और बेटा ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि मुझे आपको बहुत डीप नॉलेज देना है। सिर्फ हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। तो जिन बच्चों को नॉलेज चाहिए, और जिन बच्चों को एग्जाम भी क्लियर करनी है, फिजिक्स में जिन बच्चों को बहुत अगर इंटरेस्ट है, अगर उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, बट उनको करना करना पड़ रहा है, तो आप लेक्चर को प्लीज़ अटेंड करो। मैं आपको बहुत सिंपल वे में एग्जाम भी क्लियर करा के दूंगा, और बहुत सिंपल वे में आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आज के लिए बस इतना ही था, एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।